दोस्तों, विवेकानंद के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए इस पार्ट में इन्वायरमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इससे पहले यदि आप लोगों ने विवेकानंद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है गुजरात में, यानी ज्ञान भारती रिजर्व गुजरात में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाली देसी किसकी हाइब्रिड वैरायटी है? तो इसका सही आंसर है रुई यानी कॉटन, यानी बंगाल देसी एक प्रकार की रुई की हाइब्रिड वैरायटी यानी कॉटन की हाइब्रिड वैरायटी है, यानी गॉसिपियम स्पीसीज। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय स्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का स्लोगन था? तो इसका सही आंसर है चिपको आंदोलन, यानी कि पारिस्थितिकीय स्थायी अर्थव्यवस्था है जो चिपको आंदोलन का स्लोगन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत कितने एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई? तो इसका सही आंसर है 24, यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था। इसके तहत हाथियों की सुरक्षा के लिए 12 राज्यों में 24 एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की गई। भारत में 17 प्रदेशों में जंगली हाथी पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली हाथी कितने प्रदेशों में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 17, यानी भारत में जंगली हाथी 17 देशों में पाए जाते हैं, 17 प्रदेशों में पाए जाते हैं। और उनमें से प्रमुख उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शहतूत शॉल की गुणवत्ता और मांग के कारण कौन सी प्रजाति खतरे में आ गई है? तो इसका सही आंसर है चिरू, यानी कि शहतूत शॉल की गुणवत्ता और मांग के कारण चिरू प्रजाति खतरे में आ गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पक्षियों की विलुप्त डोडो प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है मॉरिशस, यानी कि डोडो पक्षी मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। यह मानव द्वारा अत्यधिक शिकार करने के कारण 17वीं सदी के अंत तक लुप्त हो गया, यानी कि ये जो विलुप्त डोडो प्रजाति है ये मॉरिशस में पाई जाती है और ये विलुप्त हो गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केप पहाड़ी जेब्रा किस देश में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका में, यानी केप पहाड़ी जेब्रा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और यह एक खतरे में स्थित प्रजाति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉन्डुरन एमरोल्ड क्या है? तो इसका सही आंसर एक पक्षी है, यानी हॉन्डुरन एमरॉयड एक पक्षी है। यह केवल हॉन्डुरास में पाया जाता है और पक्षियों की यह प्रजाति भी खतरे में है, यानी कि हॉन्डुरन एमरॉयड प्रजाति जो है ये भी खतरे में ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान यानी CMFRI कहाँ है? तो इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम में, यानी केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी 1947 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया और बाद में यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में शामिल हो गया और एक अग्रणीय उष्णकटिबंधीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान के रूप में उभरा, यानी कि इसका कह सकते हैं, यानी कि IACR के तहत यह उष्णकटिबंधीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान के रूप में उभरा और इसका हेडक्वार्टर कोची में है और इसकी स्थापना 3 फरवरी 1947 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, अग्रोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है जलवायु और फसलों के प्रकार को, यानी कि अग्रोग्राफ जलवायु और फसलों के प्रकार को प्रदर्शित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेबल रणनीति जो मैड्रिड एक्शन प्लान में अपनाई गई थी उनमें से कौन सी निम्नलिखित से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वन्य जीव रिजर्व से। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुड्ढा नाला किस नदी को प्रदूषित करता है? तो इसका सही आंसर है सतलज नदी को, यानी कि बुड्ढा नाला पंजाब में है और जो सतलज नदी को प्रदूषित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बायो पेस्टिसाइड मच्छर विषकारक
केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि इनमें से पक्षियों की घटती हुई संख्या के लिए कौन उत्तरदायी है? यानी कि बायोपेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मच्छर विषकारक, केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि इनमें से पक्षियों की घटती संख्या के लिए कौन उत्तरदायी है? तो अगर इस आंसर की बात करिए तो इसका सही आंसर है 2, 3, 4, यानी कि पेस्टिसाइड, मच्छर विषमारक यानी विषकारक, और केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि बायोपेस्टिसाइड इसमें नहीं शामिल है। और बायोपेस्टिसाइड से पक्षियों को कोई नुकसान नहीं होता, यानी कह सकते हैं पेस्टिसाइड, मच्छर विषकारक और केमिकल फर्टिलाइजर इसके लिए उत्तरदायी हैं इस क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध करेगा? तो इसका सही आंसर है मटर, यानी कि मटर मिट्टी में नाइट्रोजन को समृद्ध करता है। यानी कि कह सकते हैं जो भी लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं उनकी गांठों में नोड्यूल्स पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में अहम भूमिका निभाती है, यानी कि सहजीवी का एक मुख्य उदाहरण है लेग्यूमिनेसी फसलें। हमारा अगला क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक, यानी कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है और यह हाथियों के लिए रिजर्व है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही आंसर है कोयला, यानी कोयला सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगा ट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? तो इस आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है फ्रांस, यानी कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगा ट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र फ्रांस में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। और यह कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं ये राजस्थान में है। अगर हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें तो यह 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी रिजर्व बाघ, यानी कि हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों में है? तो इसका सही आंसर है मानस टाइगर रिजर्व, यानी मानस टाइगर रिजर्व असम में है कह सकते हैं, यानी कि इसकी स्थिति जो है वो असम में है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना, यानी कह सकते हैं, यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस टाइगर रिजर्व यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है और यह हिमालय की तलहटी में स्थित यह अभ्यारण्य भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के पास स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी बाष्पीकरण और अफवाह या उपसतह जल निकासी से पानी बचाना, यानी कि जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा है बाष्पीकरण और अफवाह या उपसतह जल निकासी से पानी बचाना, यानी बाष्पीकरण और अपवाह या उपसतह जल निकासी से पानी बचाना ही जल दक्षता कहलाता है। नेशनल जल मिशन का उद्देश्य जल दक्षता में 20% वृद्धि करना भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या एक इकोटोन की सही परिभाषा है? तो इसका अगर कथनों के हिसाब से देखें तो इसका सही आंसर है 2 प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्रों के विशेषकर पौधे समुदायों बीच एक संक्रमण, यानी कि 2 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों के विशेषकर पौधे समुदाय के बीच एक संक्रमण, यानी 2 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों विशेषकर पौधे समुदायों के बीच में एक जो संक्रमण होता है उसे इकोटोन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न दिन में से कौन सा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है, यानी कि इनमें जो बात कही गई है कि इसमें कौन सा दिन मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विश्व ओजोन दिवस, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
ओजोन परत के संरक्षण के लिए हस्ताक्षर किया गया था। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेदिनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? तो मेदिनी पुरस्कार पर्यावरण और वन मंत्रालय देता है। मेदिनी पुरस्कार पर्यावरण और उनसे संबंधित विषयों जैसे वन्यजीव, जल संसाधन एवं संरक्षण पर हिंदी में मूल कार्यों को प्रोत्साहन करने के लिए भारतीय लेखकों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेड प्लस प्रोग्राम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है CBD, यानी कि रेड प्लस प्रोग्राम जैविक विविधता पर सम्मेलन से संबंधित है, यानी कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बाघ संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी समर्थन के साथ एक वैधानिक प्राधिकरण है। अगला कथन है, प्रोजेक्ट टाइगर का कोई वैधानिक दर्जा नहीं है। अगर इसमें बात कही गई कौन सा कथन सत्य है, अगर इन कथनों की बात करी जाए तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बाघ संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी समर्थन के साथ एक वैधानिक प्राधिकरण है, और प्रोजेक्ट का टाइगर का कोई वैधानिक दर्जा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। नहीं, एशियन ब्राउन बादल वायु प्रदूषण की एक परत है जो उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्सों को कवर करता है। अगला कथन, एशियाई ब्राउन बादल एक स्थायी घटना है। तो इसका अगर आंसर देखें तो आंसर सिर्फ पहला सही है, यानी एशियाई ब्राउन बादल वायु प्रदूषण की एक परत है जो उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्सों को कवर करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल कौन सी सेल है? तो इसका सही आंसर है आग्नेय सेल, आग्नेय सेल को ही प्राथमिक सेल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौरादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर MP, यानी नौरादेई वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, और यह 1177 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और भारत में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये नौरादेई वन्यजीव अभ्यारण्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण पर 2009 में पहली सरकारी मीटिंग कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है काठमांडू, यानी काठमांडू की बात करें तो यह नेपाल की कैपिटल है, और जो काठमांडू है यह समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यह नेपाल का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ पर पूरे नेपाल से सबसे ज़्यादा पर्यटक भी आते हैं। हमारा पिछले वीडियो का क्वेश्चन था जिसमें काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर था D, यानी अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, यानी कि अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश से है, ना कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा से। यानी कि इसका जो सुमेलित नहीं है तो उसको एक बार फिर से देखते हैं। अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश से है, ना कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा से। यानी कि यही कथन गलत है, यानी कि ये अनुच्छेद 351 जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा से संबंधित नहीं है। हमारा आज का क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है, यानी कि भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है मैंने आप लोगों से, तो प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इससे पहले यदि आप लोगों ने विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, उन्हें नोट्स अवेलेबल करने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो प्लीज़ उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।